तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको टाइगून के 30 नेगेटिव चीज़ें बताऊंगा, नेगेटिव पॉइंट जो मुझे एज एन ओनर लगते हैं कि इस गाड़ी में ये चीज़ें बुरी हैं और इम्प्रूव हो सकती थी। तो पॉजिटिव तो आपने बहुत ही सुने हैं इस गाड़ी के, मेरी भी आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई तू कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें कर रहा है, कंपनी ने पैसे दिए हैं ये वो। तो आज एज एन ओनर जो मुझे फील होता है अपने ओनरशिप एक्सपीरियंस में, इस गाड़ी की कमियाँ, नेगेटिव जो मुझे इस गाड़ी में लगता है, मैं आपको सारी कमियाँ बताऊँगा। कुल मिला के मैंने 30 नेगेटिव पॉइंट्स इस गाड़ी में बनाए हैं एंड आज मैं आपको वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ कि क्या कमी है भाई इस गाड़ी में। तो जो लोग आज की डेट में फोक्सवैगन स्कोडा की गाड़ियाँ प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की रहने वाली है, बहुत ही यूज़फुल रहेगी। एंड जो लोग ओन करते हैं टाइगून वगैरह, कुशाक वगैरह, तो वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या फ़ील होता है इन कमियों के बारे में, नेगेटिव्स के बारे में। तो आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या कमियाँ हैं। तो दोस्तों अब जो है हम टाइगून के अंदर आ चुके हैं एंड अब मैं इसके नेगेटिव से शुरू करता हूँ। काफ़ी सारे मैंने नेगेटिव, जैसे देखो नेगेटिव तो हर चीज़ में होते हैं, कि नेगेटिव बताता हूँ गाड़ी में नेगेटिव मुझे क्या लगते हैं मेरे हिसाब से एज एन ओनर। सबसे पहला और सबसे बड़ा नेगेटिव अगर मैं बात करूँ तो वो है भाई डिस्क ब्रेक। 4 डिस्क ब्रेक इस गाड़ी में नहीं है, जो कि आपको शायद पता भी होगा, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि इस गाड़ी में 2 डिस्क ब्रेक ही मोर देन इनफ है। तो आइए मैं आपको बात बताता हूँ है क्या। देखो इसकी ब्रेक बहुत ही एक्सेलेंट है, बहुत ही कमाल है। मतलब अगर आप 120 पे भी ब्रेक मारोगे ना तो मतलब गाड़ी ऐसे ऐसे डांस नहीं करेगी, गाड़ी स्टेबल रहेगी, एकदम खड़ी रहेगी। मतलब अगर मैं सेगमेंट में किसी और गाड़ी की बात करूँ तो भले ही उनमें 4 डिस्क ब्रेक है, लेकिन गाड़ी इतनी स्टेबल नहीं रहती। इसका ट्रैक्शन कंट्रोल इतना प्यारा काम करता है, गाड़ी आपकी डांस नहीं करती, गाड़ी एकदम खड़ी रहती है। तो वो बहुत ही एक्सेलेंट चीज़ है। लेकिन मेरे हिसाब से यार इस गाड़ी का इस इंजन की जो पावर डिलीवरी है ना 1.5 की, उस पावर डिलीवरी के हिसाब से ना 2 डिस्क ब्रेक कहीं ना कहीं कम फील होती है हाई स्पीड्स पर, क्योंकि ये गाड़ी केपेबल है 150 प्लस इजीली जाने में। तो भाई मेरे हिसाब से इसमें 4 डिस्क ब्रेक होनी ही होनी चाहिए थी। वो कॉन्फिडेंस हाई स्पीड पे थोड़ा कम हो जाता है 2 डिस्क ब्रेक की वजह से। ऐसा नहीं है कि ब्रेक इसकी अच्छी नहीं है, बट 4 डिस्क ब्रेक होनी चाहिए थी, बिकॉज ये बहुत ही केपेबल गाड़ी है, इसकी पावर डिलीवरी बहुत एक्सेलेंट है। हाँ 1 लीटर वाली टाइगून में 2 डिस्क ब्रेक समझ आता है, बिकॉज उस इंजन की पावर डिलीवरी अलग है, उसमें समझ आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस इंजन की पावर डिलीवरी टोटली डिफरेंट है 1 लीटर से। तो भाई इस गाड़ी में होने चाहिए थी 4 डिस्क ब्रेक, जो कि मुझे लगता है होनी ही होनी चाहिए थी, खासकर जीटी वेरिएंट में 1.5 मैनुअल और 1.5 ऑटोमेटिक। इनकी चारों गाड़ियों में, यानी कुशाक, टाइगून, स्लाविया, वर्टस, चारों में होनी चाहिए थी 4 डिस्क ब्रेक जीटी वेरिएंट। आइए बात करते हैं दूसरे कॉन के बारे में दोस्तों। दूसरा कॉन है इस गाड़ी का, वो है इसकी हैंड ब्रेक। देखो जो जितना मुझे गाड़ी को ओन करते हो जो मुझे चीज़ फील हुई है, अब इसे आप कौन, आपकी नज़र में ये नेगेटिव है या नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में ये नेगेटिव मैं से कहूँगा। इतनी प्रीमियम गाड़ी है, एक बार देखो यार, इतनी सुंदर गाड़ी है, इतना प्यारा डिज़ाइन स्टीयरिंग व्हील का, इतना सुंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्क्रीन का लेआउट इतना सुंदर। बट भाई एक बार ये हैंड ब्रेक देखो, ये क्या है यार, ये कैसी हैंड ब्रेक है ये। इसमें इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक नहीं है, बट एटलीस्ट मैनुअल का डिज़ाइन अच्छा हो सकता है। तो आप एक बार देखो क्या इतना बड़ा डंडा सा दे रखा है, ये देखो। तो ये थोड़ा, मतलब मेरे हिसाब से ये थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। ये प्रीमियम और हो सकता था अगर कंपनी चाहती। तो मैं ये नहीं कह रहा इलेक्ट्रिक ही होनी चाहिए थी, वैसे ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, बिकॉज अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाए या बैटरी जो है डाउन हो जाए तो इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक तब तक नहीं चलती जब तक गाड़ी स्टार्ट ना हो। इस हैंड ब्रेक में ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट इसका डिज़ाइन अच्छा दे देते भाई। ये क्या डिज़ाइन है, मतलब इतनी सुंदर गाड़ी ओवरऑल। एंड ये भाई ये देखो। अब अगर मैं आपको तीसरा कौन इस गाड़ी का बताऊं तो मेरे हिसाब से जो इसमें तीसरा कौन है वो एक तरह से नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, वो है इसकी सीटें। बट फिलहाल मैं आपको नेगेटिव बताऊंगा। भाई 21 लाख की गाड़ी है और इस गाड़ी में कपड़े की सीटें आती हैं। मतलब हाँ ये देखो, इतना आपको फैब्रिक मिलता है, ये सारा 90%, और ये थोड़ा आपको लेदर मटेरियल मिलता है साइड में, जितना भी वाइट दिख रहा है। इतनी महंगी गाड़ी में कपड़े की सीटें हैं, लेदराइट तो दूर की बात है, वेंटिलेटेड सीटें भी हमें नहीं मिलती। अब कंपनी इसे क्या बोल के डिफेंड करेगी भाई, मुझे नहीं पता। अगर कंपनी कहती है कि यार ड्राइवर्स कार है कंफर्टेबल, हाँ सीटें बहुत कंफर्टेबल है, मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा, सीटें जेन्युइनली बहुत ही कंफर्टेबल है। लेकिन यार जब होता है ना कोई आपका दोस्त या रिश्तेदार गाड़ी में बैठ के बोले कि यार ये टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल में कपड़े की सीटें, तो कहीं ना कहीं यार होता है कि यार ऐसा क्यों। क्योंकि कुशाक में ये लोग लेदर की सीटें देते हैं वेंटिलेशन के साथ। अपनी 1 लीटर टाइगून में ये लोग वेंटिलेशन के साथ जो है देते हैं, जो टॉप लाइन आता है उसमें तक वेंटिलेटेड सीट्स है लेदराइट के साथ। और जो इनकी वर्टस आई है नहीं, उसमें तक भाई वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ऑल ब्लैक सीटें बहुत ही सुंदर लगती हैं। ये भी सुंदर है, लेकिन भाई क्यों इसमें कपड़े की हैं। अगर तुम स्लाविया, वर्टस, अपनी खुद की टाइगून नीचे वाले मॉडल में वेंटिलेटेड सीट दे रहे हो तो यार इस गाड़ी में इस गाड़ी में क्यों नहीं होनी चाहिए। सॉरी दोस्तों, असल में बारिश हो रही थी इसलिए आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, ये कट कट की ये पानी की आवाज़ है बारिश की, आप देख सकते हैं।
तो अगला नेगेटिव अगर मैं इसकी बात करूं तो वो था भाई इसका हॉर्न। खैर अभी तो हमने चेंज करवा लिया कंपनी से, लेकिन भाई इसमें जो इनबिल्ट हॉर्न आता है आउट ऑफ द बॉक्स कंपनी की तरफ से, अगर आप हाईवे पे हो जहाँ पे हॉर्न होना बहुत ही ज़रूरी है, बढ़िया हॉर्न होना, या आप पहाड़ों पर हो जहाँ पे आपको हर टर्न पे हॉर्न बजाने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे इसका हॉर्न तो भाई एकदम ऐसा लगता है जान ही नहीं है, जैसे गला दबा रखा हो किसी ने, ऐसा लगता है बाइक का हॉर्न इस गाड़ी में डाल रखा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही बुरी लगी कि यार पोलो में इतना खतरनाक हॉर्न था और इस गाड़ी में जो इनबिल्ट हॉर्न आता है वो इतना थका हुआ था, मतलब उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी, साफ सीधी बात है। हम अभी ट्रिप पे गए थे शिरडी की, वहाँ से आते ही भाई जो हमने सबसे पहला काम करा, हमने करा कि कंपनी से ही इसका हॉर्न बदलवा लिया एंड अब हमने इसमें नए हॉर्न लगवा लिए जो कि कंपनी से ही लगवाए हैं। देखना सर बजा के एक बार। अब थोड़ी बात करते हैं हम इसके गियर बॉक्स के बारे में, जो कि आता है भाई DSG, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट ट्रांसमिशन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहते हैं ना भाई हर चीज़ में कमी होती है। तो अगर मैं DSG की कमियां बताऊं एज एन ओनर, जितनी मैंने चलाई है ये गाड़ी, आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी चल चुकी है। ये देखिए लगभग 6000 किलोमीटर ये गाड़ी जो है चल चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो DSG में जो चीज़ यार देखो मुझे फील होती है वो ये है कि इसका जो इनिशियल बिहेवियर है ना वो बहुत ही मतलब वो इतना मज़ेदार नहीं है इसका इनिशियल बिहेवियर। मतलब गाड़ी 30-40 की स्पीड तक, या फिर आप बोलो कि दूसरे तीसरे चौथे गियर तक गाड़ी इतनी मज़ेदार नहीं लगती आपको, गाड़ी थोड़ी वियर्ड लगेगी। मतलब इसका बिहेवियर लो स्पीड पे थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा। अब मैं मतलब आपको कैसे समझाऊं, मतलब वैसे तो ये गियर बॉक्स बहुत ही लाजवाब है, लेकिन लो स्पीड पर 40 या 50 तक मैं कहूँगा कि ये गियर बॉक्स थोड़ा कंफ्यूज रहता है, ऐसे समझ नहीं आता। अगर आपने हल्का सा भी पंजा ज़्यादा दबा दिया तो ये क्या करेगा, गियर डाउन करके पहले आरपीएम पे ही, पहले गियर पे ही 4-5 आरपीएम पे चले जाएगा। इसे लगेगा आपको पावर चाहिए। मतलब इनिशियल में ना मैं कहूँगा कि ये गियर बॉक्स थोड़ा कंफ्यूज रहता है। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो अपने मज़े में, स्पीड ब्रेकर पे आपने गाड़ी धीरे करी एंड उसके बाद हल्का सा आपने पंजा अगर ज़्यादा दबा दिया तो भाई ये पहले गियर पे ही 5वें आरपीएम पे पहुँच जाएगी। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी है, जो कि टॉर्क कन्वर्टर वगैरह में नहीं होते। ये बेसिकली इसका बिहेवियर है, ये आपको समझने की बात है। अगर आपको समझ आ जाएगा, धीरे धीरे आप गाड़ी चलाएंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे। बट ये मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है सिटी के अंदर। हाईवे पे तो भाई कोई जवाब ही नहीं है इस गाड़ी का, मतलब उस पर मैं क्या ही कितनी तारीफें करूं, बट सिटी में ये थोड़ा वियर्ड लगता है। DSG ट्रांसमिशन है, DCT कह लो, ये इसका बिहेवियर ही ऐसा होता है कि लो स्पीड पे आपको ये बड़ा अजीब सा लगेगा। आपको लगेगा भाई ये कंफ्यूज है, ये काफ़ी पढ़ा लिखा गियर बॉक्स है, इसलिए आपको थोड़ा इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको इस गियर बॉक्स को समझना। दोस्तों अब अगर मैं अगले नेगेटिव्स की बात करूं तो वो है भाई इसका RPM, मतलब इसकी आइडलिंग। ये गाड़ी, वैसे तो हर गाड़ी टर्बोचार्ज इंजन जो है आइडलिंग मांगती है, मतलब जब आप गाड़ी स्टार्ट करो सुबह सुबह तो RPM को नीचे आने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगर ये एक बार हो ना, फॉर एग्जांपल आप सुबह सुबह उठे हो 6-7 बजे, गाड़ी रात से खड़ी है, तो दिन में एक बार सुबह के टाइम आपको आइडलिंग करनी पड़े ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस गाड़ी के साथ क्या है, मान लो आप बाजार गए हो, आपने 10-15 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करी, 10-15 मिनट बाद आप गाड़ी में आओगे भाई आपको फिर आइडलिंग करनी पड़ेगी। मतलब ये चीज़ ना कई बार थोड़ी इरिटेटिंग हो जाती है। आपको कोई जल्दी में जाना, गाड़ी कह रही है भाई आइडलिंग करो मुझे ये। एंड मैं एक बात आपको बता दूं, इस इंजन में 1 लीटर वाली टाइगून से भी ज़्यादा टाइम लगता है आइडलिंग करने में, जो हमने नोटिस करा। बिकॉज हमारे पास 1 लीटर की टाइगून भी थी, हमें लग रहा था इस इंजन में ना के बराबर आइडलिंग होगी या होगी ही नहीं, बट 1.5 इंजन में 1 लीटर से ज़्यादा टाइम लगता है आइडलिंग होने में। तो ये थोड़ा वियर्ड है मुझे जो लग रहा है। और ये आइडलिंग होने में इसे बार बार आइडलिंग करनी पड़ती है। जैसे अभी ये देखो, ये मैंने गाड़ी स्टार्ट करी तो अब ये देखो, अभी मैंने स्टार्ट करी, इसके RPM ऊपर चले गया। एंड इस दौरान अगर मैं आपको बाहर जाके सुनाता हूँ तो इंजन काफ़ी वोकल रहता है। जैसे इसकी आइडलिंग होती है, RPM अपने नीचे आ जाता है तो इंजन की आवाज़ एकदम ना के बराबर हो जाती है, एकदम इलेक्ट्रिक कार बन जाती है। अब हमारे साथ क्या था, हम एक ट्रिप से वापस आ रहे थे, रात का टाइम था, हाईवे पे जाम लग गया। तो हुआ क्या, हमने जाम थोड़ा लंबा था तो हमने गाड़ी रोक के बंद कर दी। अब भाई 15-20 मिनट गाड़ी खड़ी रही, जाम था, गाड़ी बंद थी। जैसे ही जाम चला, मतलब ट्रैफिक मूव होना शुरू हुआ, रास्ता खुला, हमने गाड़ी स्टार्ट करी तो भाई जाम के बीच में गाड़ी आइडलिंग मांग रही है। मतलब सोच के देखो, कई 100 किलोमीटर हम गाड़ी चलाकर आ रहे हैं, हमने ट्रैफिक जाम में थोड़ी देर के लिए रोकी गाड़ी, जब ट्रैफिक खत्म हुआ हमने स्टार्ट करी तो गाड़ी कह रही है आइडलिंग करो। भाई ट्रैफिक चल रहा है, मूविंग ट्रैफिक हो गया, तुम कई 100 किलोमीटर चलकर आए हो, गाड़ी कह रही है भाई आइडलिंग करो, मुझे गर्म करो इंजन को। तो ये एक और चीज़ है इस गाड़ी में जिसे नेगेटिव तो नहीं, बट मे बी हो सकता है ये सेफ्टी रीजन हो कि कोई बाहर ना निकले। बट जो मुझे फील हुआ, देखो एज एन ओनर मैं आपको कोशिश करूँगा सब बताऊँगा कि इसकी जो सनरूफ है देखो कितनी सुंदर है। मतलब हाँ पैनोरामिक नहीं है लेकिन बहुत सुंदर सनरूफ है इसकी।
सेल्टॉस वगैरह से वाइड है, लेकिन अगर मैं इसे खोलूँगा तो भाई ये पूरी नहीं खुलती, ये यहाँ पे आके कहीं पे रुक जाती है। तो अगर आपको वो व्यू चाहिए ना कि यार मुझे सनरूफ खोल के मज़े लेने हैं, तो आपको इतना चौड़ा व्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरी नहीं खुलती है, यहीं तक खुलती है। बाकी तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ सनरूफ से। देखो मैं तो वैसे ज़्यादा से खोलता नहीं हूँ, बस इसका ढक्कन हटा के रखते हैं हम लोग कि लाइट पास हो, और वो बड़ा सुंदर लगता है। बट अगर आप खोलने के शौकीन हो कि सनरूफ खोलनी है, तो यार ये पूरी नहीं खुलती, ये यहाँ पे आके कहीं पे रुक जाती है। तो वो मे भी हो सकता है सेफ्टी रीज़न हो कि कोई बाहर ना निकले, बट इस सनरूफ से बाहर निकलने का मतलब बनता भी क्या है, बाकी पता नहीं जो भी है। बट ये चीज़ मुझे इस गाड़ी में लगती है कि सनरूफ पूरी नहीं खुलती इसकी। तो दोस्तों अब अगले नेगेटिव की तरफ चलते हैं, जो एज एन ओनर मुझे लगता है वो है भाई हुड इंसुलेशन। इस गाड़ी में हुड इंसुलेशन नहीं है। जो बोनट के ऊपर एक काले रंग का कपड़ा लगा आता है, ये वहाँ से मतलब इसमें हुड इंसुलेशन नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अजीब चीज़ है। भाई इतनी महंगी गाड़ी है, तुम अपनी पोलो में तक देते थे 1 लीटर TSI जो थी, उसमें हुड इंसुलेशन लगा आता था। अब तो शायद ये स्लाविया में भी देने लग गए हैं स्कोडा वाले, बट इन गाड़ियों में पता नहीं क्यों। वैसे हाँ, ये इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है, बहुत ही खतरनाक पागल चीज़ है भाई, इंजन बवाल मचा देता है, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। लेकिन हाँ, इंसुलेशन की ज़रूरत आपको बताऊँ कब लगती है। मान लो आप 70 के आसपास चल रहे हो, आपका मन करा थोड़ी मस्ती करने का, अपने स्पोर्ट्स मोड डाला, आपने एकदम से पंजा दबा दिया, DSG है भाई, यूं गियर फेंक के इसने नीचे मारे, गियर डाउन हुए। तो जब वो स्टेज आती है ना, जब आप पंजा दबाते हो, जब ये DSG गियर डाउन करता है और एकदम से खतरनाक पावर डिलीवरी मिलती है, तो उस स्टेज पे आपको लगता है यार इंजन अब थोड़ा ज़्यादा वोकल हो गया। कुछ लोगों को वो बहुत पसंद आता होगा सुनने में कि एकदम मस्त स्पोर्टी आवाज़ आ रही है स्पोर्ट्स कार वाली, बट कुछ लोगों को वो थोड़ा शायद बुरा भी लगता है यार इंजन का आवाज़ कर रहा है। मैं तो भाई न्यूट्रल हूँ इस मामले में। मेरे हिसाब से इंसुलेशन अगर होती तो वो आवाज़ थोड़ी कम हो सकती थी और बेटर हो सकती थी और रिफाइंड हो सकती थी अगर वो इंसुलेशन होती। बिकॉज उस स्टेज पे जब आप एकदम सडन पावर ड्रेन गाड़ी से मांगो, वैसे ये गाड़ी कोई आवाज़ नहीं करती, आप इसे चाहे 140 पे ले जाओ। हाँ, अगर आप सडन पावर मांगोगे तो भाई जब ये छोटे गियर पे गाड़ी खींचेगी RPM, तो आपको लगेगा हाँ यार अब इंजन थोड़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, इंसुलेशन होनी चाहिए थी। वैसे इस गाड़ी में कोई नीड नहीं थी, बट इस पॉइंट पे आपको लगता है कि यार होनी चाहिए थी। और जो यार जब आप 20-22 लाख रुपए पे कर रहे हो तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अगला नेगेटिव इस गाड़ी का कि इस गाड़ी के चारों शीशे जो हैं वो वन टच वाले नहीं है कि एक बटन दबाते पूरे डाउन हो गए, जो कि पोलो तक में आते थे, जो कि कितनी सस्ती गाड़ी थी। पोलो हाईलाइन मेरे ख्याल से 9.5 लाख रुपए की आ जाती थी। अभी जो लास्ट इनका वो था स्लॉट 1 लीटर वाला, तो भाई उसमें क्या था, सारे शीशे जो हैं वन टच डाउन थे और एंटी पिंच भी थे। इसका सिर्फ ड्राइवर साइड वाला है, एंटी पिंच भी है और वन टच डाउन भी है। खैर वैसे अगर आप मेरे से पूछो तो मुझे ये फीचर किसी काम का नहीं लगता, बट भाई होना चाहिए था, एक प्रीमियम फीचर है। अगर पोलो में था तो इसमें भी होना चाहिए था। ये पोलो से कम 10-11 लाख रुपए महंगी है मोटी मोटी अगर हम बात करें तो ये फीचर इस गाड़ी में होना चाहिए था यार, जब तुम इतना प्रीमियम पे। साथ ही साथ इसी के साथ एक और नेगेटिव कि इस गाड़ी की जो विंडोज़ हैं वो टिंटेड नहीं है। मतलब अब मैं आपको अगर रेफरेंस के लिए समझाऊं तो जो पोलो का टॉप मॉडल था हाईलाइन वाला, उसके शीशे जो है थोड़े से डार्क ग्रीन टाइप के होते थे, ग्रीनिश टाइप के होते थे, उसमें टिंट होता था। इसके शीशों में बिल्कुल भी टिंट नहीं है। अगर आप देखो तो ये देखो, इसके शीशों में ना के बराबर टिंट है। मतलब पोलो के साथ इसे खड़ी कर दो तो ऐसा लगेगा ये शीशे एकदम नॉर्मल है। तो भाई इवन जो बलिनो का टॉप मॉडल आता है, बलिनो के टॉप मॉडल में तक जो है टिंटेड शीशे आते हैं, बलिनो या ग्लैंजा के। इस गाड़ी में नहीं है भाई, ये उनसे डबल महंगी है और ये भाई फॉक्सवैगन है ये। अगला नेगेटिव इस गाड़ी का कि भाई इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। ये देखो सब मैनुअल मिलता है, ड्राइवर साइड भी पैसेंजर साइड, ड्राइवर साइड है तो पैसेंजर साइड तो होएगा ही होएगा, इसमें सब मैनुअल मिलता है। अब ठीक है भाई, इसमें देखो शिकायत इसमें बताऊं क्या है। देखो वैसे तो कितनी बारी सीट एडजस्ट करनी होती है अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो, बट एक तरह से ये सेफ्टी फीचर भी है अगर इलेक्ट्रिक इसमें सीटें होती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप गाड़ी चला रहे हो, आपको चलती गाड़ी में अगर सीट एडजस्ट करनी है, अब चलती गाड़ी में एकदम से आप गाड़ी चल रही है, आपने सीट एडजस्ट करो, तो कई बार आप करना थोड़ी सी चाहते हो, गाड़ी कई बार ज़्यादा सीट आगे हो जाती है, कई बार सीट ज़्यादा पीछे हो जाती है, तो वो एक्सीडेंट का खतरा बन सकता है। आपको गाड़ी रुक के करनी पड़ती है सीट एडजस्ट। वही अगर इलेक्ट्रिक होती तो आप चलाते चलाते भी आराम से अपना बटन से यूं सीट आप जितनी चाहते हो उतनी आगे होती है। इसमें क्या है, कई बार आप सीट आपको थोड़ी सी आगे करनी होती है, वो एकदम फिसल के ज़्यादा हो जाती है जैसे अभी हुई, तो ये एक्सीडेंट का खतरा बन सकता है। जैसे अभी मैंने सीट आगे करी, अब देखो मैं लूँगा, ये देखो ये आवाज़ आई ना, तो ये थोड़ा सस्ती सी चीज़ फील कराती है कि यार ये क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक सीट होनी चाहिए थी, एटलीस्ट ड्राइवर के साइड तो होनी चाहिए थी, चाहे पैसेंजर की साइड ना भी होती, ड्राइवर के साइड होनी चाहिए थी। अब अगर मैं इस गाड़ी की ड्राइव की बात करूँ नेगेटिव का, तो भाई नेगेटिव तो वैसे ड्राइव में निकालना नामुमकिन है, लेकिन एक नेगेटिव जो है वो है कि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ना, इसमें हाई स्पीड पे उतना वेट नहीं आता जितना एक अच्छी ड्राइवर्स कार में आना चाहिए, जो कि पोलो में आता था। या फिर इस पोलो के बाद ये चलाते हो तो आपको फील होगा डिफरेंस कि हाँ यार पोलो का स्टीयरिंग एकदम, मतलब उसका तो खैर शुरू से ही टाइट था, बट एक सर्टेन स्पीड आते ही उसका स्टीयरिंग एकदम मतलब पूरा कॉन्फिडेंस देता था आपको
हाई स्पीड पे, इसके स्टीयरिंग में उतना वेट नहीं आता। तो आइए दोस्तों अब अगले नेगेटिव की तरफ चलते हैं। अगला नेगेटिव है इस गाड़ी का कि यार दिस कार इज नॉट फॉर 5 पैसेंजर्स, 5 पैसेंजर्स के लिए ये कार नहीं है। अगर आप 4 लोग बैठ रहे हो ना, तो यार 4 लोगों में तो मेरे हिसाब से XUV 700 से भी ज्यादा कंफर्टेबल ये गाड़ी है। लेकिन अगर आप बात करो 5 लोगों की, तो भाई पीछे 5 लोग इसमें नहीं बैठ सकते, थोड़ा टाइट रहेगा अगर आप 5 लोग बैठोगे। एंड अगर आप अच्छी खासी सेहत के हो तो शायद आप बैठना पसंद नहीं करोगे 5 लोग, वरना आप छोटे डिस्टेंस के लिए बैठ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगला नेगेटिव की तरफ बात करते हैं दोस्तों। अगला नेगेटिव है इस गाड़ी का, वो है इसके ऐप के मल्टीपल इश्यूज। भाई इसका ऐप इतना अजीब है, फोक्सवैगन ऐप जो आता है, कनेक्ट ऐप, मतलब कभी कभार तो वो ऐप चलता ही नहीं है, कभी चलता कभी नहीं चलता। मतलब जैसे बहुत ही आउटडेटेड ऐप नहीं होता कि कंपनी अपडेट ही नहीं दे रही, पीछे से बना के छोड़ दिया, तो मतलब वो फील होता है। इनका ऐप भाई चलता ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कभी आप ऐसे जगह पे गए, कनेक्शन लूज हुआ, तो उसके बाद भाई ऐप चलेगा ही नहीं, कोई शो ही नहीं करेगा, ना आपकी कोई हिस्ट्री दिखा रहा है ना कुछ दिखा रहा है, कभी किसी एरर से बंद हो जाएगा। तो मतलब इनका जो ऐप है ना, वो मेरे हिसाब से कोई इतना अच्छा ऐप नहीं है, बहुत उसमें एरर। अगला नेगेटिव दोस्तों इस गाड़ी का, जो कि नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, एक ही पॉइंट में दोनों है। नेगेटिव क्या है उसमें कि इसकी राइड थोड़ी स्टिफ है लो स्पीड पे। अब इसमें पॉजिटिव क्या बन जाता है कि हाई स्पीड पे गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, कॉर्नरिंग में एंड ऑल बहुत स्टेबल है। बट अगर आप शहर में चला रहे हो या आप लो स्पीड पे हो, तो भाई आपको इसकी राइड थोड़ी मतलब बम्पी फील होएगी, बहुत ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कंपटीशन के मुकाबले इसके सस्पेंशन थोड़े स्टिफ ट्यून कर रखे हैं। जैसे अगर आप एक गड्ढे से निकलोगे किसी, तो आपको वो बम्प महसूस होएगा, झटका, पूरा प्रॉपर झटका गाड़ी के अंदर आएगा, क्योंकि इसके सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ है। खैर एक अच्छी परफॉर्मेंस कार में सस्पेंशन जो है स्टिफ होना बहुत ज़रूरी है, बट शहर में ये चीज़ थोड़ी एक लगती है कि हाँ यार कुछ ज़्यादा ही झटके गाड़ी के अंदर आ रहे हैं। तो ये गाड़ी का एक नेगेटिव मैं कहूँगा कि लो स्पीड पे ये गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है जितनी ये हाई स्पीड पे इतनी स्टेबल चलती है। लो स्पीड पे आपको थोड़ी ज़्यादा बम्पी। दोस्तों अगली इशू की अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ, तो भाई वो नेगेटिव, अब वो देखो वो ऐसा है, वो है इसका म्यूज़िक सिस्टम। अब ये हमारी दूसरी टाइगून है, इससे पहले हमारे पास 1 लीटर हाईलाइन थी। देखो म्यूज़िक इसका अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, ये म्यूज़िक जो आपको GT प्लस में मिलता है, ये सेम टू सेम म्यूज़िक जो है आपको, सेम सिस्टम आपको 1 लीटर हाईलाइन में मिलता है। मतलब मान लो अगर किसी ने आज की डेट में हाईलाइन लेनी हो मैनुअल में, तो वो 14.5 लाख के आसपास, 14-15 लाख रुपए की हाईलाइन आएगी मैनुअल में, ब्रांड न्यू। किसी को GT लेनी है तो 21 लाख से ऊपर पड़ेगी। मतलब एक 14-15 लाख की गाड़ी और एक 20-21 लाख की गाड़ी में सेम म्यूजिक सिस्टम कंपनी दे रही है। मतलब हाईलाइन में और GT प्लस में म्यूजिक में कोई भी फर्क नहीं है। भाई ऐसा क्यों? हाईलाइन में म्यूजिक इसका बहुत ही एपिक है, जो प्राइस आप पे कर रहे हो 15-16 लाख के हिसाब से इसका म्यूजिक सिस्टम बहुत ही एक्सेलेंट है। लेकिन अगर आप GT ले रहे हो तो भाई आपको चुभेगा कहीं ना कहीं कि यार मैंने 5 लाख रुपए ऊपर दिए, 6 लाख रुपए ऊपर दिए 1 लीटर हाईलाइन से, एंड मुझे वही वाला सिस्टम मिल रहा है जो हाईलाइन में। अगला नेगेटिव जो इस गाड़ी का है वो है भाई इसकी रिवर्स कैमरा की क्वालिटी। जैसे अब आप ये देखो जरा, ये देखो दोस्तों, अगर मैं आपको थोड़ा दिखाऊं, ये देखो इसका रिवर्स कैमरा। मतलब इतनी बड़ी स्क्रीन है एंड इतना सा रिवर्स कैमरा का एरिया है भाई, मतलब क्या है ये, मुझे तो समझ ही नहीं आया। ये इतनी बढ़िया गाड़ी, इतना बढ़िया सब कुछ, एंड भाई इतना सा रिवर्स कैमरा का पोर्शन। मतलब ठीक है काम चल जाता है, बट वो क्लैरिटी इसमें नहीं है जो आपको कंपटीशन प्रोवाइड करती है। ना इसमें कोई स्टीयरिंग मोड़ने पे ऐसे गाइडलाइंस आती हैं कि आपके टायर किस डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं। मतलब हाँ बस ये है भाई, कैमरा है, आपका काम चल जाएगा, उसमें आज तक कोई दिक्कत नहीं आई कि कोई दिक्कत आई हो या ये हो, वो काम भाई बढ़िया से चलता है। लेकिन यार मेरे हिसाब से इतनी महंगी गाड़ी है, यही सेम कैमरा हाईलाइन में था। अब वही बात आ जाती है, कहाँ 14-15 लाख की हाईलाइन, कहाँ 21-22 लाख की GT, 5-7 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस है, सेम टू सेम आप कैमरा दे रहे हो। यार एटलीस्ट इस चीज़ का तो कंपनी को ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो कस्टमर से 5 लाख ऊपर पे करवा रहा है GT वेरिएंट पे, तो यार एटलीस्ट उसे चीज़ें तो वही दो, तुमने सेम हाईलाइन वाली चीज़ें इसमें डाल रखी हैं। अगला नेगेटिव भाई फोक्सवैगन टाइगून का वो ये है कि भाई इसमें पीछे तो ठीक है भाई कैमरा सेंसर है, कैमरा भी है, लेकिन आगे भाई इस गाड़ी में कुछ भी नहीं है, आगे कोई इसमें सेंसर नहीं है। अब मैं कंपनी से ये नहीं कह रहा यार हमें 360 कैमरा तो ठीक है हमें नहीं चाहिए, चलो होता तो बहुत बढ़िया, बट यार एटलीस्ट सेंसर तो देने चाहिए थे आगे। अब भाई ये होता बताऊं क्या, कई बार अब जैसे मैं ये खड़ा हूँ, अब गाड़ी के, अब देखो आगे क्या है वो तो मुझे सब दिख रहा है, लेकिन बोनट के आगे क्या है, कोई कुत्ता सो रहा है, कोई जानवर सो रहा है, कोई पत्थर पड़ा है, कोई या कुछ है, तो मुझे वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। तो भाई कई बार ऐसा क्या होता है, आप कहीं गाड़ी पार्क करके गए हो, आप गाड़ी में आए हो, आपका ध्यान नहीं है आगे कोई पत्थर पड़ा है क्या है, आप गाड़ी सीधा चला देते हो, आपकी गाड़ी जो है ठुक जाती है आगे से, क्योंकि आपको बम्पर के आगे क्या है वो नहीं दिखाई देता। पीछे का तो चलो कैमरा भी है, सेंसर भी है, भाई आगे सेंसर होना बहुत जरूरी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये कॉस्ट कटिंग कह लो जो कह लो, लेकिन एक सेफ्टी पॉइंट में भी ये बहुत जरूरी है कि एक सेफ्टी फीचर है अगर आगे फ्रंट जो है सेंसर। अगला नेगेटिव इस गाड़ी का कि भाई GT वेरिएंट में जो साइड मिरर आता है, ये सिर्फ GT वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, वो काले नहीं आते, वो व्हाइट का, मतलब जो गाड़ी का आप कलर लोगे वो उसी कलर में मिलते हैं। जैसे ये व्हाइट है,
तो इसके जो शीशे थे वो तो खैर हमने अब बाद में ब्लैक करवा लिया, हमने कंपनी से ही जो है इसकी कैप्स लगवा लिया, ढक्कन जो इसके आते थे। बट मेरे हिसाब से यार जीटी वेरिएंट में तो यार अगर तुम छत काली दे रहे हो तो तुम्हें ये साइड मिरर भी काली देने चाहिए, जैसे वर्टस में दे रहे हैं। वर्टस में भाई पता नहीं क्या क्या ये दे रहे हैं, साइड मिरर भी काले हैं, सीटें भी वेंटिलेटेड वाली हैं, वेंटिलेशन सीट्स हैं, लेदर सीट्स हैं, ऑल ब्लैक, एंड उसका रेट भी टाइगून से 1 लाख सस्ती भी है वो गाड़ी। तो भाई क्या लॉजिक हुआ इसके पीछे, मैं तो समझ नहीं सकता। तो यार मेरे हिसाब से ये शीशे जो है कंपनी को काले देने चाहिए, पहले ही वाइट आते थे भाई, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, गाड़ी की लुक्स ही बदल जाती है जैसे ही शीशे काले। अगला नेगेटिव इस गाड़ी का आता है वो है इसका पीछे का वाइपर, जो इसका रेयर वाइपर है भाई वो थोड़ा चीप फील होता है। मतलब अगर मैं साफ सीधा बोलूँ तो पोलो में जो वाइपर आता था उसकी क्वालिटी इस गाड़ी की वाइपर की क्वालिटी से ज़्यादा बेटर है। इसके वाइपर की क्वालिटी भाई मतलब ठीक है, कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, बड़ा सस्ता सा वाइपर लगता है वो। मेरे हिसाब से अगर वो और सुंदर होता तो भाई मज़ा आ जाता। अब ऐसा नहीं है कि भाई 20 लाख में क्या क्या लोगे भाई, अगर तुम अपनी 10 लाख की पोलो में ये चीज़ें दे सकते हो तो भाई 20 लाख की टाइगर में क्यों नहीं दे सकते, साफ सीधी बात है। अगला नेगेटिव इस गाड़ी का फोक्सवैगन टाइगून का वो है भाई इसकी डिक्की की लाइट को मैं गिनूंगा ही नहीं भाई, वो कोई लाइट नहीं है, इतनी सी बल्ब लगा रखी है साइड में। तो भाई इसका नेगेटिव बताऊं क्या है, तुमने पूरी इतनी बड़ी डिक्की है, तुमने साइड में छोटी सी जगह पे लाइट लगा रखी है। अब होता बताऊं क्या है, मान लो तुमने डिक्की में सामान भरा हुआ है अपनी, एंड जैसे ही उस लाइट के सामने कोई बैग आ गया तो भाई वो वैसे ही मर के लाइट जलती है, वो पूरी लाइट ब्लॉक हो जाएगी। अब उसकी दूसरी साइड में क्या पड़ा है, पूरा अंधेरा हो जाएगा रात के टाइम में। तुम्हें अपनी फोन निकाल के फ्लैश मारनी पड़ेगी। फोन की फ्लैश भी उस लाइट से ज्यादा तेज है, चाहे आपका 10,000 रुपए का फोन है, उसकी फ्लैश भी उस लाइट से ज्यादा तेज है। एक तो वो लाइट बहुत डिम है, ऊपर से वो उसकी प्लेसमेंट ऐसी है कि अगर आपने सामान डिक्की में रख दिया तो जैसे उस लाइट के सामने सामान आया तो भाई पूरी डिक्की अंधेरे में हो जाएगी, वो लाइट कवर होते ही आपको फ्लैश निकालनी ही पड़ेगी। तो भाई अगले नेगेटिव की अगर मैं बात करूं गाड़ी की तो वो है भाई मेरे हिसाब से एज एन ओनर जो मुझे लगता है इसके स्विचेस की क्वालिटी, अब ये देख सकते हैं, मतलब थोड़ी सी ये चीप फील होती है। आप ये देख सकते हैं इसकी स्विचेस की क्वालिटी कैसी है, थोड़ी मतलब ये थोड़ी हल्की फील होती है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये कोई महंगी गाड़ी नहीं है, अगर आप इसके स्विचेस से जज करें काश और बेटर होता तो भाई मज़ा ही आ जाता। अगला इसका फीचर है मतलब इसका नेगेटिव है कि इसकी जो सिटी के अंदर माइलेज आती है, ठीक है यार, माना कि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ पेट्रोल गाड़ियाँ वैसे ही माइलेज कम देती हैं, बट काफ़ी शॉकिंग बात है कि ये गाड़ी इतने हैवी इंजन के बावजूद, मतलब 150 bhp का पेट्रोल इंजन है भाई ऑटोमेटिक में, ये फिर भी ठीक ठाक माइलेज निकाल देता है। आपको चुभती नहीं है इसकी माइलेज, बिकॉज आपको पता है इंजन भी बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर आप शॉर्ट पैचेस के लिए इस गाड़ी को ले रहे हो ना, कि मान लो मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, या फिर बच्चे को स्कूल से लेने जाना है, या घर के पीछे मार्केट में जाना है, यहाँ जाना है, उसके लिए आप गाड़ी निकालोगे तो आपको माइलेज नहीं मिलेगी भाई। इससे भूल जाओ कि ये माइलेज देगी, फिर नहीं कुछ माइलेज देती। इसकी एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी भी कहीं काम करेगी जब गाड़ी की एवरेज स्पीड ही आपकी 14, 15, 20 की रहेगी, तो वहाँ पे सिलेंडर टेक्नोलॉजी क्या ही काम करेगी। तो अगला नेगेटिव टाइगून का है भाई एक यूजलेस फीचर जिसका नाम है ये देखो भाई, ऑटो स्टार्ट स्टॉप। मतलब भाई क्या बोलने इस फीचर के, ठीक है वैसे तो बहुत एक अच्छा वो है, स्टेप है ये कि गाड़ी जो है अपने आप कहीं पे भी बंद हो जाएगी जैसे ही गाड़ी रुकेगी, क्योंकि कई लोग गाड़ी बंद नहीं करते, तो ये गाड़ी अपने आप बंद कर देती है। लेकिन भाई अपने आप क्यों बंद होती है, मैं नहीं चाहता गाड़ी बंद हो, गाड़ी बंद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने से ऑन करा है, एंड हाँ ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है। अगर आप इसे बंद भी करोगे ना, तो जब आप गाड़ी बंद करोगे एंड वापस आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ऑन हो जाएगा, ये बंद नहीं रहेगा, आपको बार बार इसे कॉन्शियसली करना पड़ेगा। तो भाई इस फीचर में क्या है, गाड़ी जहाँ पे भी रुकेगी भाई ऑन द स्पॉट बंद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, यूटर्न में गाड़ी 5 बार बंद हो जाएगी इस फीचर की वजह से। एंड ऐसा नहीं गाड़ी रुकती भाई, चलती गाड़ी में बंद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप चल रहे हो, ये फीचर आपका ऑन है तो गाड़ी 2-3 की स्पीड पे अपने आप बंद हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा यार चलते चलते गाड़ी मेरी बंद हो गई, स्टीयरिंग आप हिलाओगे चल पड़ेगी, लेकिन भाई क्यों बंद होता है, आपको एक दिमाग में फियर आ जाता है कि यार इंजन मेरा 10 बार जो है बंद चालू हो चुका है, कि इंजन को पे कोई लोड ना आ जाए, इंजन लॉन्ग टर्म में ये ख़राब ना हो जाए। तो ये एक फियर दिमाग में आता है कि यार गाड़ी मेरी 50 बार बंद हो गई है छोटे से पैच में। तो यार मेरे हिसाब से ये फीचर आप बंद करके ही रखो, एंड फायदा क्या है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे वापस ऑन हो जाएगा। तो ये भाई क्योंकि देखो अगर हम फोन भी यूज़ करते हैं ना, तो फोन में भी सेटिंग होती है कि 30 सेकंड तक अगर आप स्क्रीन पे टच नहीं करोगे तो 3 से 30 सेकंड बाद फोन अपने आप बंद हो जाएगा। अब भाई गाड़ी में भी ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं रुका हूँ, अगर मैं 10-15 सेकंड तक रुका हूँ गाड़ी तो जाके बंद हो। ऐसा थोड़ी मैंने हल्की सी भी ब्रेक लगाई तो 2 की स्पीड पे आते ही गाड़ी बंद हो गई। ये तो भाई वही है कि फ़ोन में आप चैट करते हो, चैट करते करते आपने हल्की सी उंगली उठाई सोचने के लिए कि मैं क्या लिखूँ, तो फ़ोन आपका बंद हो गया, आप वापस पावर ऑन करो। तो ये वही है, थोड़ा ये फीचर बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, थोड़ा ये बेटर हो सकता था। ये गाड़ी का नेगेटिव है बहुत ही बड़ा। अगला नेगेटिव भाई टाइगून का, ये देख लो भाई अपने सामने सनग्लास होल्डर डमी। ये क्या है भाई मतलब ये तो भाई मैंने 1 लीटर से भी शिकायत करी थी कि यार अगर
कंपनी वालों को देना ही है तो यार वो थोड़ा मतलब यहाँ पे दे ही देते सनग्लास होल्डर। क्या है ये, मतलब ये डमी है। हमने इस पर खुद से GT का ऐसे ही बैच चिपकाया हुआ है, बट ये देख लो कुछ भी नहीं है। या तो ये होता ही ना यहाँ पे, ये एकदम पूरी रूफ ही जारी होती है। अब भाई तुमने दिया ही था तो इसे वर्किंग दे देते, ये क्या डमी सी दे दी। और अगर मैं छोटे मोटे प्रैक्टिकल फीचर्स की बात करूँ, मतलब प्रैक्टिकल जो चीज़ों डे टू डे लाइफ में नेगेटिव हैं, जैसे ये देखो भाई, ये इसका जो कप होल्डर है ये देखो। अब भाई इसके कप होल्डर का मेरे हिसाब से ये यूजलेस है। इसकी प्लेसमेंट पहली बात तो सबसे अजीब है। अब आप ये देखो, ये इस समय आर्मरेस्ट है, ये सबसे पीछे हो रखा है। आपने यहाँ पे कोई कप रखा भाई, वो यहाँ तक तो आएगा। आपने जैसे ही इसे आगे करा, ये देखो भाई, मतलब और इसकी प्लेसमेंट इतनी अजीब है। अब मैं मान लो गाड़ी चलाते मैं पकड़ भी नहीं सकता। ये मेरे हिसाब से ना यहाँ पे कहीं पे होने चाहिए थे कि इसकी प्लेसमेंट बहुत इजीली यहाँ पे अगर होते हैं कप होल्डर तो भाई बहुत ही मज़ा आ जाता। बट इसकी प्लेसमेंट इतनी वियर्ड है कि अगर आपने पहली बात तो आर्मरेस्ट आगे कर दिया तो आप कप होल्डर यूज़ ही नहीं कर सकते। दोस्तों एक बहुत ही और सबसे ज़रूरी इस गाड़ी का नेगेटिव, जो कि भाई साहब बहुत ही ज़रूरी है, कि जिसका अब पता नहीं है, शायद सारी गाड़ियों में होता होगा, बट मैंने तो भाई मेरे पास यही है तो मैं इसका ही बताऊंगा। जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अगर आपके पास टाइगून है, टाइगून कुशाक वर्टरस्लाविया सनरूफ वाली, तो भाई ये देखो जैसे अभी इसकी सनरूफ है भाई, बहुत ही ज़रूरी है। इसकी सनरूफ देखो अपने आप बंद नहीं होती। इसकी सनरूफ दो तरीके से खुलती हैं। एक तो आप ऐसे दबाओ तो सनरूफ पूरी खुल जाती है, दूसरा अगर आप सनरूफ बंद में ऐसे करो तो ये हल्की सी यहाँ से खुल जाती है वेंटिलेशन के लिए। अब भाई होता बताऊँ क्या है, जब आप मान लो अपने वेंटिलेशन के लिए सनरूफ खोल रखी है एंड आपके साथ आपका कोई फ्रेंड बैठा है या कोई भी बैठा है आपके साथ, कोई बैठा है, आप उससे बात करते हुए गाड़ी चला रहे हो, तो आप भाई बातों में इतना खो जाते हो, आप कई बार भूल ही जाते हो कि सनरूफ मैंने खोल रखी थी वेंटिलेशन के लिए। एंड आप इस चक्कर में क्या होता है, बातों में आप इतना खो जाते हो ना, यहाँ पे कुछ वार्निंग आती है सनरूफ खुली है, आप गाड़ी में, आप पार्किंग में आए, आपने गाड़ी बंद करी, अब सीधा उठ के चले जाते हो, आपका ध्यान भी नहीं जाता कि यार सनरूफ खुली हुई है। तो भाई ये चीज़ ध्यान रखना एकदम, सनरूफ अगर खोलते हो ना तो बंद बिल्कुल ज़रूर कर लेना। ये अपने आप बंद नहीं होती है। अगर रात को बारिश हो गई तो भाई आपकी पूरी गाड़ी जो है पानी में भीग जाएगी, पूरी गाड़ी के अंदर पानी भर जाएगा अगर आपकी वेंटिलेशन खुली रह गई तो। मेरे हिसाब से इसमें ये फीचर होना चाहिए था कि अगर आपकी सनरूफ हल्की सी भी खुली है तो आप गाड़ी जब जाते हो और गाड़ी आप की से लॉक करते हो तो जैसे ही लॉक करते ही साइड मिरर अपने आप फोल्ड हो जाते हैं, वैसे ही भाई सनरूफ भी अगर खुली है तो अपने आप बंद हो जानी चाहिए। ये सिस्टम भाई गाड़ी में बहुत ही ज़रूरी है भाई, प्रैक्टिकल फीचर है ये बहुत ही ज़्यादा। कई बार बंदा साथ वाले से बात कर रहा होता है या गाने सुन रहा होता है तो वो भूल ही जाता है कि हाँ यार सनरूफ भी मैंने कभी खोली थी, तो वो इस चक्कर में खुली रह जाती है। एक और नेगेटिव इस गाड़ी का अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी जो हेडलाइट है, हाँ ठीक है बहुत अच्छी है, प्रोजेक्टर है, लेकिन इनमें से भाई एक हेडलाइट जो है डमी दे रखी है। मतलब भाई क्या डमी, इस गाड़ी को डमियों से बड़ा प्यार है, ये भी डमी दे दिया। हेडलाइट भी एक जो है डमी दे रखी है साइड में छोटी, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो ये जो लाइटें हैं ये डमी है। अब क्यों डमी है ये भाई मुझे नहीं पता, होती तो शायद इसका विजन और भी बढ़ जाता। हाँ वैसे इसके विजन में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, इसका नाइट विजन इतना भी अच्छा नहीं है। वहाँ बहुत बढ़िया है, आपका काम अच्छे से चला देता है, अबव एवरेज में कहूँगा, लेकिन बेस्ट विजन इसका नहीं है। आपको लगता है कि हाँ यार कम में और होता तो मज़ा आ जाता, बट ऐसी कोई कमी भी नहीं है। बट दोस्तों एक और नेगेटिव इस गाड़ी का कि इसमें जो सीट बेल्ट है वो देखो हाइट एडजस्टमेंट वाली नहीं है, वो फिक्स्ड है, ये ऊपर नीचे नहीं होती है, एक ही जगह पे रहती है। अब इसमें कुछ लोगों के लिए नेगेटिव क्या है, देखो मेरे लिए तो इतना नहीं है, लेकिन अगर आपकी हाइट छोटी है और ये एडजस्ट नहीं होती तो दिक्कत क्या आएगी, अगर आप बेल्ट लगाओगे तो आपको बेल्ट क्या फील होगी कि बेल्ट आपको गले में चुभ रही है, आपको ऐसा फील होएगा और ये गले में चुभेगी बिकॉज ये एडजस्ट ऊपर नीचे नहीं होती। तो अगर ये ऊपर नीचे होती तो भाई जितने भी हाइट के लोग हैं गाड़ी सबके लिए जो है बढ़िया एकदम रहती, बट ये कुछ ही लोगों की हाइट के लिए बढ़िया है, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख सकते हैं फिक्स्ड है। अगर ये ऊपर नीचे होता तो भाई मज़ा ही आ जाता, क्योंकि चीज़ जितनी भी अच्छी, नेगेटिव तो उसमें होते ही होते हैं, जैसे कहते हैं ना गुलाब के साथ भी कांटे होते हैं, ये जो भी है, तो परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं होती। तो जितना अभी तक मुझे अपने एक्सपीरियंस से टाइगून में लगा, जो कुछ भी लगा, चाहे वो इंसुलेशन की बात हो, सीटें हो, देखो सीटें बहुत ही अच्छी हैं इसकी, लॉन्ग टर्म में लॉन्ग रूट पे आप जाते हो तो भाई बहुत ही कंफर्टेबल है। बट मेरा पॉइंट वैलिड है यार, अगर तुम अपनी वर्टर्स में दे रहे हो तो इसमें होती तो भाई मज़ा ही आ जाता। दोस्तों यही थी आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, आप करते नहीं हो यार। एंड टाइगून अपने टाइगून कुशाक वर्टरस्लाविया वाले दोस्तों के साथ और पोलो वाले दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो भाई, रैपिड वाले सबके साथ शेयर कर दो भाई, शेयर फैला दो वीडियो को। थैंक यू सो मच।